नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से हाजिर है संभावित पेपर पांचवा। जी हाँ दोस्तों, आज ही हमारा अग्निवीर का संभावित पेपर पांचवा है। जैसा कि आप सभी को पता है, मात्र 3 दिन बचे हुए एग्जाम को 22 अप्रैल को आपका एग्जाम है। दोस्तों आप ये संभावित पेपर जरूर देखकर जाएगा। हम ऑलरेडी मॉडल पेपर 25 कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज ही हमारा संभावित पेपर पांचवा। जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, वो इन मॉडल पेपर को जरूर देखें। हुबहू क्वेश्चंस इन्हीं मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे और सारे ही मॉडल पेपर की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिए। दोस्तों आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आज मैं वापस आपके लिए 25 क्वेश्चन का चैलेंज लेके आया हूं। दोस्तों अंत तक बने रहेंगे। आप लोग 25 में से कमेंट करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों चलिए बिना देरी करे शुरू करते क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 126 का जवाब दें। निम्न में से जप्पू जी, दोस्तों यहाँ पे जप्पू जी जान ही होगा, ठीक है। जप्पू जी किसकी पुस्तक है, कमेंट करें। महात्मा गांधी जी की, गुरु नानक देव की, बाण भट्ट की, आर भट्ट की। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट ऑप्शन रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जप्पू जी की बात करें दोस्तों, जप्पू जी पुस्तक है गुरु नानक देव की। जी हाँ दोस्तों, गुरु नानक देव की ये पुस्तक है। दोस्तों गुरु नानक की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म दोस्तों 15 अप्रैल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं फैक्ट बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म होता है। दोस्तों 1469 में इनका जन्म होता है दोस्तों, तलवंडी शहर में। दोस्तों तलवंडी, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1539 में होती, करतारपुर में, जो इन्होंने ही बसाया। दोस्तों करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, जो इन्होंने ही बसाया। दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनको ननकाना साहब के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इन्होंने ही दोस्तों लंगर और संगत की व्यवस्था शुरू करी थी। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है लंगर और संगत की व्यवस्था किसने शुरू करी दोस्तों, तो गुरु नानक देव ने। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जप्पू जी। इनके बेटे का नाम दोस्तों श्रीचंद है, जिसको उदासी संप्रदाय का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। सिख धर्म के फाउंडर हैं दोस्तों गुरु नानक देव, सिखों के पहले गुरु हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में सीधे का सीधा पूछा जाएगा कि लंगर और संगत व्यवस्था को किसने शुरू किया था, तो गुरु नानक देव ने दोस्तों, ठीक है। इनकी समाधि स्थल भी दोस्तों करतारपुर में ही है, जो इन्होंने बसाया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास तक अंत तक वॉच करना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हुबहू हमारे ही संभावित पेपर से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, वो विटामिन जो हार्मोन की तरह काम करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, बताइए कौन सा विटामिन है वो। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B1, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वो विटामिन जो हार्मोन की तरह काम करता है और कैल्शियम को अवशोषण करता है, वो विटामिन B2 है दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लास का टाइम 8 PM पर है दोस्तों। जो नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, क्लास का टाइम 8 PM है दोस्तों। आप लोग सभी बच्चे 8 PM जुड़ेंगे और अपना चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों आपके सामने आज वापस में 25 क्वेश्चन का चैलेंज लेकर आया हूं। आप लोगों को अंत तक वीडियो को वॉच करना है और सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। अगर मैं जितनी दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की, बस आप लोग अंत तक बने रहें और सारे ही क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी ऊर्जा के साथ पढ़ें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 जवाब दें। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था दोस्तों, पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। सिकंदर लोधी को, इब्राहिम लोधी को, राणा सांगा को या शेरशाह सूरी को, कमेंट करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बच्चे बताएं पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। गुरुजी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोधी को दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो कौन सा शासक है दिल्ली में दोस्तों जो युद्ध में लड़ाई करते हुए मारा गया था, तो वो है बाबर दोस्तों। सॉरी बाबर नहीं, इब्राहिम लोधी है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोस्तों कब ये युद्ध कब हुआ था पानीपत का दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों 21 अप्रैल, एग्जाम में पूछा जाता है डेट दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों, 1526 में दोस्तों। किस किस के बीच में हुआ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, यहां पर दोस्तों बाबर जीत जाता है और लोधी हार जाता है दोस्तों। लोधी वंश का संस्थापक है, ठीक है दोस्तों, यहीं से लोधी वंश का नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 130 बताइए, निम्न में से किसने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित कर ली थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, मीर कासिम, बताइए दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। वो कौन सा शासक था इन चारों में से बताना जिसने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित कर ली थी। गुरुजी वो शासक था मुर्शिद कुली खां। जी हाँ दोस्तों, मुर्शिद कुली खां दोस्तों। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखो 1700 में दोस्तों क्या होता है कि 1700 में क्या होता है, जो ये बंगाल का दोस्तों दीवान बनाया जाता है
औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। फिर औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। फिर उसका जो पोता होता है अजीम उद शाह, उसमें और मुर्शिद खान में विवाद हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तो ये मुर्शिद खान क्या करता है, मुर्शिद कुली खान क्या करता है, ये ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित कर लेता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कारण रहता है दोस्तों इसके पीछे, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बंगाल का पहला नवाब है, ठीक है, ध्यान रखना। और वैसे सब लोग क्या टिक करते हैं, सिराजुद्दौला, नहीं दूल्हा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए सही नहीं रहेगा, ऑप्शन सी सही जवाब जाएगा, ठीक है। बंगाल का पहला नवाब है मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 131, सिकंदर ने भारत पर सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण किया था, बताइए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा, बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों। सभी को पता है दोस्तों, जब भी सिकंदर हमारे भारत पर आता है दोस्तों, तो सबसे पहले वो फाइट किससे करता है, पहले फाइट डेरियस से करता है दोस्तों, क्योंकि ये यूरोपियन था दोस्तों, है ना, यूरोपियन था। डेरियस से करता है दोस्तों, ठीक है। डेरियस के बाद हमारे भारत पर एंट्री मारता है, तो सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण करता है दोस्तों, ऑप्शन सी। पंजाब में दोस्तों राजा पुरल, जिसको दोस्तों आप राजा पुरू कहते हो, राजा पुरू, वहां पर पंजाब में राजा कौन थे तब, राजा पुरू दोस्तों, उनसे फाइट करता है, राजा पुरू से दोस्तों। वहां पर जो युद्ध होता है उसका नाम क्या है, हाइडे स्पीच का युद्ध दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच। अब मैं आपको बता देता हूं इस युद्ध का नाम किस प्रकार से पूछता है। इस युद्ध का नाम दोस्तों हाइडे स्पीच तो है ही है, लेकिन इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। झेलम का युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध दोस्तों। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता, वितस्ता का युद्ध भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। आप सभी को पता है सिकंदर दोस्तों हमारे भारत में 326 बीसी में आता है और 325 बीसी में चला जाता है, केवल 19 महीने तक रहता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और सिकंदर का हाथी का नाम दोस्तों बहु केफला है दोस्तों, एग्जाम के पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, बहु केफला दोस्तों। सिकंदर के सारे अभियान में दोस्तों उसने अपने घोड़े पर सवार होकर किए थे दोस्तों, बहु केफला, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 जवाब दीजिए। इजी क्वेश्चन है, मैथ्स का सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक का क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। क्लास अंत तक वॉच करेंगे दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस आपको क्लास को वॉच करना है और अंत तक वॉच करना है। आपके लिए चैलेंज है 25 क्वेश्चन का, देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन ये आपके सामने, इजी कैलकुलेशन है, जल्दी से कर ले। बोर्ड मार्क्स का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई की केस में, गुणा की केस में माइनस माइनस को तोड़ देता है। 7 दूनी 14 आपको यहां दिख रहा है, 14 में आपको 6 प्लस करना है, तो यहां पर अब कितना 6 प्लस करके आपको कितना दिखेगा 20, और 20 को आपको 11 से गुणा करना है, तो 11 दूनी 22 यानी 222, 220 दोस्तों, 220 दोस्तों, किसमें दिख रहा है 220, ऑप्शन बी में दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन में, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर आप लोग अंत तक वॉच कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपका सभी जो भी आपका सिलेबस है, जो भी जीके जीएस है, उसका सारा का सारा रिवीजन इसी क्लास में हो जाएगा। मैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताइए। 1931, 1932, 1930, 1933, बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था दोस्तों, किसके बीच में हुआ था गांधी इरविन समझौता, बताइए। यहीं पर गांधी जी दोस्तों 2 पुस्तक निकालते दोस्तों अपनी, ध्यान रखने वाली। पहले मैं बता देता हूं गांधी इरविन समझौता, आप ध्यान रखेंगे 5 मार्च 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता। यहीं पर गांधी जी 2 पुस्तक बताते दोस्तों। आप बताइए दोस्तों कौन कौन सी 2 पुस्तक है, किसी को पता है। एक तो ध्यान रखेंगे हिंद स्वराज, हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है दोस्तों, और दूसरी पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, पूछी जाती है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ दोस्तों। यहां पर स्पेस कम है तो यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये 2 पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ये गांधी जी की दोनों किताबें किसकी बुक है, गांधी जी की, ये दोनों की दोनों बुकें किसकी है, गांधी जी की दोस्तों, ठीक है। फिर 1931 में ये ए ऑप्शन। 1932 में क्या होता है दोस्तों, किसी को पता है, पूना समझौता होता है दोस्तों भीमराव अंबेडकर के साथ दोस्तों, गांधी जी को, ठीक है दोस्तों, पूना समझौता होता है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद जो हिंदुओं की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे वो मदन मोहन मालवीय ने किए थे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। 1933 में दोस्तों आप ध्यान देंगे, यहीं पर दोस्तों एक पत्र निकाला जाता है दोस्तों, किसी को पता हो तो बताइए वो पत्र कौन सा था दोस्तों, गांधी जी ने चलाया था दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए वो पत्र कौन सा था, 1933 में ही चलाया था गांधी जी ने, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, कमेंट करके बताइए। कैल्शियम, हाइड्रोजन, सोडियम या ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। एग्जाम में पूछा जाता है गुरुजी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जी हां दोस्तों, वो कौन सा तत्व है दोस्तों, वो कैल्शियम है दोस्तों, जो बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर आप लोग क्लास को अंत तक वॉच कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपके सारा का सारा रिवीजन में इसी क्लास में करा दूंगा, ठीक है।
अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों जो हमने 25 मॉडल पेपर कंप्लीट किए उनको आप लोग कवर कीजिए दोस्तों। अभी भी 3 दिन बाकी है आपके पास, 3 दिन का टाइम है दोस्तों। आप लोग जल्दी से उन सभी मॉडल पेपर को देखिए। और आज ये छठा संभावित पेपर है दोस्तों, छठा। ठीक है, हम 5 संभावित पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। पायरित निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों, फेफड़ों, हृदय या नाक का? बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। रोगों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। बताइए, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो गुरुजी मसूड़ों का रोग है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? यह मसूड़ों का रोग है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 136, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लें। बिहुला निम्न में से किस राज्य का त्योहार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन बिहार और चौथा ऑप्शन गोवा। कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बात करें दोस्तों बिहुला, बिहुला दोस्तों आप ध्यान रखेंगे बिहार का त्योहार है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिहार का एक ये त्योहार है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों। और भी बता देता हूं, सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार में ही सरहुल, सरहुल, कर्मा, एक ध्यान रखेंगे कर्मा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, और एक को ध्यान रखेंगे साव चकेवा, जीतिया भी ध्यान रखेंगे। पहले आप जीतिया लिख लें, जीतिया भी पूछा जाता है, जीतिया। और एक ध्यान रखेंगे साव साव ध्यान रखेंगे पूछा जाता है साव चकेवा। ये भी दोस्तों आपके बिहार का ही है दोस्तों। ये सारे के सारे त्योहार बिहार के हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। और जो सभी को पता है छठ पूजा, छठ पूजा भी दोस्तों बिहार की है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो आपको बिहार राज्य के कौन कौन से त्योहार ध्यान में रखने? एक तो बिहुला, दूसरा सरहुल, तीसरा कर्मा, चौथा जीतिया, पांचवा साव चकेवा और छठा छठ पूजा। इनमें से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो सरहुल पूछा जाता है, और आपको छठ पूजा पूछा जाता है, और एक बिहुला। ये 3 त्योहार बिहार से पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके सामने। फिल्म्स में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? बताइए, पैसो, डॉलर, रुपया या येन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से कमेंट करें। फिल्म्स में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है दोस्तों? कमेंट करके बताएं जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए दोस्तों कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो बिल्कुल ए ऑप्शन की तरफ टिक करें, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिल्म्स देश में दोस्तों मुद्रा कौन सी? पेसो है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डॉलर किसकी है दोस्तों? डॉलर किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है दोस्तों। अमेरिका की एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है, अमेरिका की है। रुपया तो सभी को पता भाई, हमारे भारत की करेंसी है दोस्तों, रुपया भारत की। ठीक है, और येन किसकी है? जापान की है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 का जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामूहिक विकास कार्यक्रम को भारत में किसने लागू किया? बताइए दोस्तों। अगर इंग्लिश में बोले तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को भारत में किसने लागू किया? सामूहिक विकास कार्यक्रम को भारत में किसने लागू किया? महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने? कमेंट करके बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। सामूहिक विकास कार्यक्रम को भारत में किसने लागू किया? गुरुजी, ना तो महात्मा गांधी जी ने लागू किया, ना ही सुभाष चंद्र बोस ने लागू किया, ना ही वल्लभ भाई पटेल ने लागू किया, ये किया जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया दोस्तों। कब किया? तो डेट ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती 20 अक्टूबर, 20 नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे 22 अक्टूबर करिए, 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर 1959 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको भारत में लागू किया दोस्तों। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने सामूहिक विकास कार्यक्रम को भारत में पूरी तरह से लागू किया दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति चालू होती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, भारत का अंतरिक्ष यानी कि स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहां पर है? कमेंट करके बताएं। व्हीलर आइलैंड में, हासन में, श्री हरिकोटा में या फिर पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बात करें, बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। इसका दोस्तों पूर्ण नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, ये कहां पर है दोस्तों? जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना, ये कहां पर है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में,
आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश। और ये किस झील के ऊपर बना हुआ है दोस्तों? झील अगर पूछ ले, अगर झील पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे पुलिकट झील दोस्तों। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश की है दोस्तों, खारे पानी की झील है। पुलिकट झील, पुलिकट झील दोस्तों, पुलिकट झील दोस्तों, पुलिकट झील दोस्तों। ये पुलिकट झील दोस्तों किस प्रकार की झील है दोस्तों? ये लेगुन झील है दोस्तों, लेगुन झील। लेगुन झील कौन सी होती है? जो खारे पानी की झीलें होती हैं, लेगुन झील दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और ये दोस्तों कहां पर है? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, पुलिकेट झील पर बना हुआ है। और ये पुलिकेट झील लेगुन झील, लेगुन झील है दोस्तों एक प्रकार की, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। जीतल और टंका दोस्तों, यहाँ टंका है, ठीक है। जीतल और टंका मुद्रा किस शासक ने चलाई थी? ऐबक ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने? दोस्तों कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बताइए दोस्तों, जीतल और टंका मुद्रा किस शासक ने चलवाई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बात करें जीतल और टंका मुद्रा की दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जीतल और टंका मुद्रा, पहले आप लोग आंसर टिक कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन रहेगा इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 1211 से लेके 1236 तक गद्दी पर रहता है दोस्तों। 1211 से लेके 1236 तक गद्दी पर रहता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों। इसने दोस्तों तुर्क चहलगानी का गठन किया था दोस्तों। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया था दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप जानना चाहो दोस्तों, और देखो इसने दोस्तों ये जीतल और टंका मुद्रा कब चलवाई थी? सबसे पहले इसने क्या किया था? 1215 में। 1215 में तराइन के तीसरे युद्ध में दोस्तों क्या करता है? यलदौज को हराता है, यलदौज को हरा देता है दोस्तों, यलदौज को हरा देता है। उसके बाद दोस्तों ये क्या करता है? जीतल और टका की मुद्रा चलाता है। जो ये जीतल होती है दोस्तों, वो चांदी की एक मुद्रा होती है दोस्तों, तांबे की मुद्रा होती है दोस्तों। किसकी? तांबे की मुद्रा होती है। जीतल एक तांबे की मुद्रा है, तांबे की मुद्रा। वहीं अगर टका की बात करें दोस्तों, ये टका किस टाइप की मुद्रा? ये है दोस्तों चांदी की मुद्रा है, चांदी की मुद्रा दोस्तों। 150 ग्रेन की हुआ करती थी, 150 ग्रेन की। अगर देखा जाए तो 11 ग्राम की होगी दोस्तों, 150 ग्रेन की, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों। इसका मकबरा भी दोस्तों ये दिल्ली में ही है दोस्तों, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इतना सब आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों, एग्जाम में यही फैक्ट पूछे जाते हैं। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 142 का जवाब देंगे। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं किस प्रकार के? केंद्रिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस प्रकार, कहां पाए जाते हैं भाई? कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, या फिर कोशिका भित्ति में? कमेंट करेंगे, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं केंद्रिक में, केंद्रक में, किस कोशिका द्रव्य में, या फिर कोशिका भित्ति में? कमेंट करके बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब कोशिका द्रव्य में होगा दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। आप भी पढ़िए और उन बच्चों तक जरूर शेयर करिए जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, या कोयला, काय, कोयला? बताइए दोस्तों, आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। बात करें दोस्तों, कोयला भी है दोस्तों, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन ये काय, कोयला नहीं है। यही हमारा सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 145। गणेरी वाला स्थल वर्तमान में कहां पर स्थित है दोस्तों? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से आपके दोस्तों जो भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता, उनके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा यहीं से। पाकिस्तान, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? बताइए दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो ये गणेरी वाला दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र मैं यहां पे लिख देता हूं, पूछा था एग्जाम में एक बार। सिंधु, जिसको आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, वही दोस्तों, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, सबसे बड़ा स्थल है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देने वाली बात है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। और ये दोस्तों वर्तमान में कहां पर स्थित है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। पाकिस्तान में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, चन्हुदड़ो है, और ये गणेरी वाला, ये सभी के सभी दोस्तों आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको ये हरियाणा में दोस्तों राखीगढ़ी हो गया, राखीगढ़ी सभ्यता हो गई, बनावली सभ्यता हो गई, ये सारे के सारे स्थल दोस्तों आपको यहीं देखने को मिलेंगे। मैं लिख देता हूं, राखीगढ़ी,
एग्जाम में पूछा जाता है राखीगढ़ी स्थल किस राज्य में है दोस्तों, ठीक है, राखीगढ़ी बनावली, ठीक है, ठीक है। और ये गुजरात में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 3 स्थल ध्यान रखेंगे, एक तो लोथल, लोथल ध्यान रखेंगे, लोथल, धोलावीरा, एक तो धोलावीरा, एक और है वो यहां पर स्पेस कम पड़ रहा है, मैं आपको बता देता, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, यहां पे छोटे छोटे अक्षर में लिख दे रहा हूं, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, ठीक है। राजस्थान में सभी को पता कालीबंगन सभ्यता है दोस्तों। एक और बस्ती है रोपण सभ्यता दोस्तों, है ना, वो पंजाब की है, रोपण पंजाब की दोस्तों। यहां पर अगर स्पेस बच रहा है तो मैं आपके लिए यहां पर भी लिख देता हूं रोपण। ये जो रोपण है ना स्थल, ये भी आपके पंजाब में सतलज रिवर पर है, पंजाब में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो गणेरी वाला है दोस्तों, सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्तमान पाकिस्तान में है, क्वेश्चन हमारा 144 छूट गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144, सवाना घास का मैदान किस देश में, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, ब्राजील में। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सवाना घास का मैदान किस देश में, भाई अफ्रीका में है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। 25 क्वेश्चन का चैलेंज है आप लोगों के लिए, अंत तक बताना आपने कितने क्वेश्चन किए। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट आप लोग पूरा वीडियो देखें दोस्तों, और सभी क्वेश्चन का जवाब कमेंट करें। और इस क्वेश्चन से भी मैं आपके दोस्तों बंगाल के नवाब के क्वेश्चंस जो भी वो यहां पर डाउट क्लियर कर दूंगा। बक्सर का युद्ध दोस्तों, बताइए कब हुआ था बक्सर का युद्ध, सभी बच्चे बताएंगे। 1764 में, 1765 में, 1768 में, 1790 में। कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है दोस्तों। बताइए क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे बताएं दोस्तों। ये बक्सर जगह कहां पर है, बक्सर जगह दोस्तों बिहार में है, ध्यान देने वाली बात है, ये बिहार में है दोस्तों, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ध्यान देने वाली, बक्सर का युद्ध दोस्तों आप ध्यान देंगे, ये हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में ये युद्ध हुआ था दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बक्सर का युद्ध दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, बताइए, किसी को पता है, बताइए दोस्तों, किसी को पता है क्या। मीर कासिम वर्सेस हेक्टर मुनरो, मीर कासिम वर्सेस हेक्टर मुनरो, मीर कासिम वर्सेस हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसी बक्सर के युद्ध में दोस्तों इलाहाबाद की संधि होती है दोस्तों 1765 में। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, 1765 में होती है दोस्तों, ठीक है। ध्यान देने वाली, इस संधि में क्या हुआ था कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र ना, वो अब अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा दोस्तों। ये बात हुई थी इस संधि में दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। बक्सर का युद्ध, ठीक है, 1764 में होता है। इससे पहले दोस्तों प्लासी का युद्ध हो जाता है दोस्तों सिराजुद्दौला के सामने, ठीक है, ध्यान देने वाली बात। उससे पहले ब्लैक होल घटना हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, लखनऊ, कलकत्ता, बंबई या सूरत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो दोस्तों जिसमें वंदे मातरम गाया था दोस्तों, वो हुआ था कांग्रेस के 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों ये हुआ था। तब वहां के उस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन थे दोस्तों कांग्रेस को, दोस्तों ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, वहां पर ध्यान रखिए, वहमतुल्ला ध्यान रखेंगे दोस्तों। वहां के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वहमतुल्ला। अध्यक्ष एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वहमतुल्ला एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों कांग्रेस का। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों। ये वंदे मातरम किसके द्वारा गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर है दोस्तों जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उनके ऊपर दोस्तों पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था 1913 ईस्वी में दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148, नील की खेती का विरोध किस आंदोलन के तहत किया गया था दोस्तों, बताइए। असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, रॉलेट एक्ट या खिलाफत आंदोलन। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। खिलाफत मूवमेंट भी दोस्तों 1919 में ही हुआ था दोस्तों। खिलाफत मूवमेंट भी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 1919 में ही हुआ था दोस्तों, ठीक है। दो भाइयों ने किया था, लखनऊ से शुरू हुआ था दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। लखनऊ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों।
मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये चलाया था दोस्तों। फिर 1920 में दोस्तों गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। वहां उनका विरोध कौन करता है? मोहम्मद अली जिन्ना। एग्जाम में पूछा जाता है जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन में जुड़े थे तब उनका विरोध किसने किया था? तब उनका विरोध किया था दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। और लखनऊ से शुरू हुआ था ये आंदोलन। तो रोलेक्ट एक्ट भी ध्यान रखेंगे दोस्तों 1919 में हुआ था दोस्तों। काला कानून 1919 में बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के लोगों को गिरफ्तार किया जाता था दोस्तों। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे वल्लभ भाई की मुलाकात किससे होती है? महात्मा गांधी से होती है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात किससे होती है? वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात किससे होती है भाई? किससे मुलाकात होती है? महात्मा गांधी जी से दोस्तों। महात्मा गांधी से दोस्तों। यही पर इसके बाद इसी में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है दोस्तों। यहां पर आप ध्यान देंगे महात्मा गांधी जी पूरी अपनी एक उपाधि लौटाते हैं। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी अपनी लौटा देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी नाइटवुड की उपाधि लौटा देते हैं। और जो आपके सुब्रमण्यम अय्यर हैं वो अपनी सर की उपाधि लौटा देते हैं। और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि राय बहादुर की उपाधि कौन लौटाता है? तो वो थे, आप ध्यान रखेंगे, जमनालाल बजाज दोस्तों। ठीक है, जो स्वयं को गांधी जी का 5वां पुत्र मानते हैं दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है कि आंदोलन नील की खेती का किस आंदोलन में विरोध किया था? वो था दोस्तों चंपारण आंदोलन दोस्तों। गांधी जी का पहला आंदोलन था दोस्तों। 19 अप्रैल 1917 में हुआ था दोस्तों। 19 अप्रैल 1917 में हुआ था। 19 अप्रैल 1917 में यह आंदोलन हुआ था दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। 19 अप्रैल 1917 में यहां पर दोस्तों गांधी जी से 5 व्यक्ति जुड़ते हैं। उन 5 व्यक्तियों का नाम क्या? एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, दूसरे जेबी कृपलानी है, तीसरे ब्रजकिशोर प्रसाद है, चौथे ध्यान रखेंगे रामनाथ प्रसाद है, और 5वें ध्यान रखेंगे नारायण सिन्हा। ये 5 व्यक्ति दोस्तों चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ते हैं। बात करते हैं असहयोग आंदोलन की दोस्तों। 1 अगस्त 1920 में यह असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। 4 दिसंबर 1920 को दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में इसका पहला प्रस्ताव पारित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में दोस्तों। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहीं पर चोराचारी कांड घटना होती है। 4 फरवरी 1922 को दोस्तों चोराचारी कांड घटना हो जाती है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताई, वो एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। तो आपकी दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने आपके सभी आंदोलन गांधी जी के रिवाइज करा दिए एक झटके में दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। शहरों में तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, अमोनिया का? कमेंट करके बताएं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शहरों में तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे। गुरुजी इसमें प्रयोग किया था क्लोरीन का। जी दोस्तों, क्लोरीन कौन कौन ऑप्शन टिक कर रहा है? कौन कौन ऑप्शन क्लोरीन टिक कर रहा है? ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही है भाई। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए दोस्तों जिनको इसकी क्लास की जरूरत है दोस्तों। वो चाहते हैं कम दिन बचे हैं, सिलेक्शन हो जाए, अच्छे से तैयारी हो जाए, तो उन बच्चों तक आप जरूर पहुंचाइए। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जो भी बच्चे इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को पता है कि आपके लिए मैं 25 क्वेश्चन का चैलेंज लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता? बताइए। जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से, या दोस्तों यहाँ पे कार्बन 2 बार हो गया है। बताइए दोस्तों। यहां पर दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन दोस्तों छूट गया है, उसको भी हम कवर करेंगे। मैथ्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है। तो आप लोग यहां पर किसका जवाब करेंगे दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। अब वो क्वेश्चन करते हैं जो हमसे छूट गया है दोस्तों। वो क्वेश्चन हम निकालते हैं जो हमसे एक क्वेश्चन रह गया है। ये वाला क्वेश्चन रह गया 137। ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं जिसमें ए बी से 40% अधिक है, सी ए से 50% कम है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। प्रतिशत का क्वेश्चन है, परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए, बी और सी लिखिए। अब पढ़िए, ए बी से 40% अधिक है, अधिक बोला है। अगर ए बी से 40% अधिक है, अगर बी 100 है तभी तो ए 40% अधिक होगा, 140 होगा। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सी ए से 50% कम है, 50% कम है। किससे? ए जो है ना, सी ए से 50% कम है, यानी 140 का आप एक बार 50% निकालिए, 140 का आप 50% निकालिए। गुरुजी 140 का 50% 70 होता है, आप सभी को पता है। ये 0 से 0 14 5 70, तो ये यहां पर 70 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़िए। बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? ये जो बी है सी से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? गुरुजी 30% अधिक है। किससे अधिक है? सी से। तो आप लोग 100 पर निकालिए, 100 पर निकालिए, 100 पर निकालिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 0 से 0 टर्मिनेट करिए। ठीक है, अब आप करिए 300/7। 300/7 का अगर आप देखें लगभग 42% होता है। आप लोग करके देख लीजिए।
100 300 देखो 100 या 300 होता है, 300/7 को आप करेंगे तो 42% अधिक है, अप्रोक्स 42% आएगा। ठीक है, और देखिए जिससे दोस्तों से लगा होता है ना, जिसके पीछे वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो अब यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। आज ही हमने कितने संभावित पेपर कंप्लीट कर लिए? आज ही हमारे संभावित पेपर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। भाई क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके सभी क्वेश्चंस के रिवीजन इस क्लास में हो जाते हैं। तो आप लोग जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हुई हो दोस्तों तो आप एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे इस क्लास को दोस्तों। कैसा लगा कंटेंट आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। ठीक है, आज हमारा दोस्तों देखो हमने 25 मॉडल पेपर तो पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, और आज हमारे ये संभावित पेपर 6 भी कंप्लीट हो गया। 25 6 कितने होगा? 31 मॉडल पेपर आपके हो गए दोस्तों। जो बच्चे इनको देखकर चले जाते हैं वो एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर करके आएंगे, फोड़ कर आएंगे दोस्तों। बस आप लोग इन मॉडल पेपर को देखिए, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने आपके लिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है दोस्तों आपको। और मैंने सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं दोस्तों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, क्लास का टाइम यही रहता है 8 PM पर दोस्तों। 8 PM पर आप डेली जुड़िए और डेली बेसिस पर 25 क्वेश्चन का चैलेंज एक्सेप्ट करिए। अब बताइए 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए? कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट, आप लोग कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे कितने किसने क्वेश्चन सही किए। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।